हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम सभी 12वीं कक्षा के फिजिक्स के भौतिकी के चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्न को करने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर 1 के आंकिक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 4 से 6 तक करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है हमें कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए, पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये है। प्रश्न नंबर 4 में दो पार्ट दिए गए हैं। पहले में ए है, दूसरे में बी। ए जो प्रश्न है उसको अलग करेंगे, बी जो प्रश्न है उसको भी अलग करेंगे। एक एक करके दोनों को करेंगे। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि हमें बोला गया कि जो किसी भी वस्तु पे जो वैद्युत आवेश होता है ना, वो क्वांटमीकृत होता है। अभी क्वांटमीकृत क्या है, क्वांटमीकरण क्या है? तो देखिए, एक होता है क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि किसी वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है हम पूर्ण गुणज के रूप में निकाल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं या इसको देना चाहते हैं, तो हम एक बार निकाल के देखेंगे, फिर इसको दे के देखेंगे। हम इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं ना, तो हम पता है हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। या इस वस्तु से हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, या इस वस्तु से हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या इस वस्तु से इसी प्रकार हम आगे जाके 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार हम n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। आप समझे? अगर मान के चलिए हम ये तो जानते हैं कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो वो धनावेशित होती है। अभी इलेक्ट्रॉन सारे बाहर जा रहे हैं तो ये धनावेशित होती है, तो इसके पास आवेश कितना आता है समझे? अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो उस पे आएगा 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो आएगा 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो आएगा 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इस तरह गया तो इस पे आएगा, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे आएगा n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये आपका आवेश निकलेगा। ये सब क्या निकल रहा है? आवेश का मान। यानी कि यही हो गया आपके आवेश के बराबर, ये हो गया आवेश के बराबर, ये हो गया आवेश के बराबर, ये सब हो गया आवेश के बराबर। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, ये हो गया हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तब ध्यान रखेंगे हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या के रूप में निकाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत। लेकिन हम किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं निकाल सकते हैं, उसको 1.2 नहीं निकाल सकते हैं, 1.5 नहीं निकाल सकते हैं, या 1.8 नहीं निकाल सकते, या 2/3 नहीं निकाल सकते, 4/5 नहीं निकाल सकते, रूट के अंदर नहीं निकाल सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। यानी हम इलेक्ट्रॉन को भिन्न के रूप में बाहर नहीं निकाल सकते। भिन्न कहने का मतलब होता है जैसे 3/4 हो गया, इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। भिन्न के रूप में इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, या उसको दे नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए हम पूर्ण संख्या के रूप में निकाल भी सकते हैं और पूर्ण संख्या के रूप में उसको दे भी सकते हैं। एग्जाम्पल के समझे, आप जैसे मार्केट में गए कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदने के लिए, एग्जाम्पल समझे कि टीवी खरीदने के लिए गए, तो आप दुकानदार से क्या कहेंगे कि मुझे टीवी चाहिए। वो आपसे पूछेगा कितने टीवी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे 1 टीवी चाहिए, या फिर आप बोलेंगे 2 टीवी चाहिए, या बोलेंगे आप 3 टीवी चाहिए। लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 2.5 टीवी चाहिए, 3.5 टीवी चाहिए, 5.5 टीवी चाहिए, 4.25 टीवी चाहिए। ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जानते हैं हमें टीवी जो लेना होगा पूर्ण संख्या के रूप में लेना पड़ेगा। उसी प्रकार किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है वो पूर्ण संख्या के रूप में बाहर आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको देना है तो कोई भी वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन लेती है ना तो वो माइनस हो जाती है। बाय द वे, अगर इस वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण किया इसने,
तो इस ध्यान रखिएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या किया, ये ग्रहण किया, ये ग्रहण कर रहा है ना, और यहाँ पे ये दान कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दान, ठीक है, ये ग्रहण कर रहा है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इस प्रकार 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार ये n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया 4 सॉरी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पे आवेश जो आएगा वो आएगा 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो आएगा 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे आएगा 3 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे आएगा 4 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या अगर n किया है तो n गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अभी दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो आएगा ये सारा का सारा प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि धनावेशित होता है, और ये जो होगा ये सब ऋणावेशित होता है क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने से इस पे ऋणावेशित आएगा। क्लियर रखें कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो वो धनावेशित होती है, कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित होती है। अभी जो ये जो आया क्या है, वो सब आवेश है, वो सब आवेश है, वो सब आवेश है, वो सब आवेश है। तो वस्तु हमारी इलेक्ट्रॉन का दान भी कर सकती है, उसको ग्रहण भी कर सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो आवेश का फॉर्मूला यहाँ पे अगर n के लिए बात करें तो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, और n के लिए यहाँ बात करें तो एक तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। फाइनली अगर हम टोटली करें कि आवेश का फॉर्मूला आएगा कितना, तो अगर Q इज इक्वल टू देखा जाए तो डायरेक्टली आपका, मैं इसको ऊपर करके नीचे लिख दूंगा, एक सेकंड, हाँ जी, साइड में कर लेते हैं, बड़ा भी हो गया, छोटा भी कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा आवेश का फॉर्मूला हुआ क्या। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो गया, समझे, आवेश फॉर्मूला कहते हैं Q, ठीक है। Q हुआ, Q होता है क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं या फिर अंदर आ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है या ग्रहण हो रहा है, उसको ले लो इलेक्ट्रॉन की संख्या। n का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है। फिर गुणे गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो E को कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब मान के चलिए कि वस्तु ने हमारा इलेक्ट्रॉन दान किया है तो उसके लिए प्लस आएगा, और वस्तु ने अगर ग्रहण किया है तो उसके लिए माइनस आएगा। यानी कि आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये क्वांटमीकरण से, ठीक है, याद रखिए क्वांटमीकरण से आवेश का फॉर्मूला ये होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। ओके, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये हो गया आवेश और ये हो गया आपका प्लस माइनस जो भी है, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं ऐसे लिख दो, इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से कि ऐसे लिख दो। Q का अर्थात मतलब क्या है, n का मतलब क्या है और E का मतलब क्या है। Q का मतलब हुआ आवेश, Q का मतलब हो गया आवेश, और n का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है जी। अब ये जो फॉर्मूला है याद रखिए, इस फॉर्मूला को ही कहते हैं क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं, ध्यान रखेंगे, क्वांटमीकरण सिद्धांत इसको ही कहते हैं, ठीक है। अब क्वांटमीकरण ये बोलता है, देखिए क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जा सकता है या अंदर आ सकता है। प्लस बता रहा है कि बाहर जा रहा है, माइनस बता रहा है अंदर आ रहा है, तो बाहर कितना n जाएगा, n, और जहां पे n जाएगा, जहां पे n जो होता है वो याद रखिए 1 2 3 इस तरह जाता है आपका पूर्ण संख्या, याद रखेंगे पूर्ण संख्या, इनफाइनाइट जाता है और ये होता है पूर्ण संख्या। तो n का मान होता है पूर्ण संख्या, ठीक। तो n का मान से 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वांटमीकरण यही बोलता है। अब इसको हमें लिखना पड़ेगा, बस ये तो हो गया हम लोग का। अब इसको लिख लेते हैं साइड करके, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, चलिए करते हैं फटाफट। ओके, अब हालांकि एक चीज ध्यान रखें, यहाँ ये कर, अब देखिए एक चीज यहाँ समझ रहे क्यों क्या है, ये सब हो गया ना। एक चीज और याद कर सकते हैं आप कि यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, यानी E का जो मान होता है, E का वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश इतना होता है। ठीक है जी। अब बड़े कह रहे कि हमें बताना है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। ये तो हम समझ गए कि हाँ किसी वस्तु पर आवेश क्वांटमीकृत होता है, लेकिन क्यों, क्या मतलब है इसका मतलब क्या हो बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ए का आंसर लिख रहे हैं, ये तो बस केवल समझाने के लिए था। अब यहाँ से आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके आंसर लिख रहे हैं। ओके चलिए समझे, तो ये ए नंबर का आंसर यहाँ से। ठीक है, कहेंगे कि जैसे लिखा वैसे प्रश्न को पढ़े लिखे, किसी जैसे लिखिए एक सेकंड, हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश हो गया क्वांटमीकृत होता है, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, इसका यह तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर हो गया आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का, याद रखें ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरी तो पूरा, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हम देख चुके ऊपर, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है आवेश का। बस हो गया, हमें बताना था कि किसी वस्तु पर आवेश क्वांटमीकृत, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब यही है कि उस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ये समझ लो ठीक है, वरना इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश क्वांटमीकृत है, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण गुणज के रूप में आती है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, या तो आएगा या तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस पर आ भी सकता है, जा भी सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसी को कहते हैं क्वांटमीकरण। ठीक है जी, ये हो चुका पहले का आंसर। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। चलिए बी देखिए, हो गया। देखिए बी नंबर कह रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद हेवी भी है,
बहुत लोग इसका आंसर नहीं भी बता पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा, समझिए, सबसे पहले समझिए ये कह क्या रहा है, बड़े पैमाने पर, स्थूल एवं बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, मतलब आवेश की जो क्वांटमीकरण है उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा का अर्थात मतलब क्या है, यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब समझिए। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब उसका विरोध कैसे कर सकते हैं, या उस नियम का जो है हम पालन नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं उस नियम का विरोध कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हुआ कि उसकी उपेक्षा कैसे करते हैं, उस नियम का विरोध कैसे करते हैं, ठीक है। समझिए, क्वांटमीकरण कहता है कि हम किसी वस्तु से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश धनात्मक आता है, परंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस क्वांटमीकरण की उपेक्षा करें, ठीक है। समझिए, अब एक चीज समझिए, वो जो कह रहा है, जो पहले आंसर चैलेंज चला देंगे, देखिए, लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, सुनिएगा, बहुत फोकस करिएगा, एक कुलोम आवेश, अगर मैं एक कुलोम आवेश की बात करूं, ओनली एक कुलोम आवेश, हम जानते हैं कि एक कुलोम आवेश एक कुलोम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश होता है। एक कुलोम अगर आवेश समझे तो ये बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है क्योंकि, समझिए क्यों ये बड़ा क्यों होता है, ये समझिए, क्योंकि एक कुलोम आवेश में हम केवल बात कर रहे हैं एक कुलोम आवेश की। एक कुलोम आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या होते हैं। सोच लीजिए, 10 के पावर 18 कितनी बड़ी संख्या है। यानी कि एक कुलोम आवेश कैसे बना हुआ है, जब आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब आपके पास बनेगा एक कुलोम आवेश। अब मान के चलिए हम बोल रहे हैं कि ये वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को आवेशित किया गया है, और इस वस्तु को आवेशित कितना किया पता है, इस वस्तु को आवेशित करने के लिए हमने इसमें से क्या किया, इसमें से हमने 10 कुलोम आवेश को बाहर निकाल दिया। कितने आवेश को, 10 कुलोम आवेश को बाहर निकाल दिया। तो भाई जब इसमें से आवेश बाहर निकलेगा तो इस पे कितना आवेश आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको हमने आवेशित कितना किया, इसको आवेशित करके 10 कुलोम आवेशित कर दिया हमने, मतलब हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिए। इतना आवेशित हो, ये आवेशित कितना हो गया, इतना हो गया। इस पे आवेश कितना आ गया, इस पे आवेश आ गया इतना। अभी आवेश कैसे आया होगा, हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले होंगे। अब बात है कि भाई अब समझो, ये तो पहले से इतना आवेश है, 10 कुलोम आवेश है। अब अगर ये 10 कुलोम आवेश है पहले से, मेरे कहने का मतलब ये वस्तु है, ये पहले से ही आवेशित किया गया, और इस पे कितना आवेश है, 10 कुलोम आवेश है। ये 10 कुलोम का है, 10 कुलोम ये आवेश है। तो इस वस्तु के पास आवेश कितना है, 10 कुलोम। इस वस्तु के पास आवेश कितना है, 10 कुलोम। अब समझिए, अब कोई बंदा आ रहा है, बोल रहा है हम तुम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तुम्हारा आवेश घट गया। ये कहेगा हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, समझो, ये बात वैसी होगी ना कि भरे हुए समुद्र, पानी से भरे हुए समुद्र है, उस समुद्र में से आप 1 गिलास पानी निकाल लिए, और समुद्र बोले मैंने तेरा 1 गिलास पानी कम कर दिया। समुद्र बोलेगा जब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से इतना ज्यादा आवेश है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन आवेश उसको दे के, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश उसको लेके, उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकते हैं। क्यों, समझे, 10 कुलोम अगर आप ये आवेशित है, जिसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 10 गुणे उतना, क्योंकि 1 कुलोम रहता इतना संख्या रहता,
ये तो 10 कूलम है, इसलिए इससे गुणा करना पड़ेगा। 6 इंटू 2 5 गुणे 10 के पावर कितना 18। इतने इलेक्ट्रॉन का एक इसके पास आवेश है। अगर ये 10 कूलम आवेश है इसके पास है, मतलब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतनी बड़ी संख्या है, आप सोच नहीं सकते। देखो 10 के पावर 18 का मतलब क्या हो गया, ये सब तो आप छोड़ दो ऐसे भी, बस इसको पकड़ो। 10 के पावर 18 का मतलब 18 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसी को देखो कितनी बड़ी संख्या। अब इतना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसके पास आप क्या बोल रहे हो कि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो तेरे आवेश पे कमी आ जाएगी, या फिर तेरा आवेश बढ़ जाएगा। तेरे को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तेरे आवेश में कमी आ जाएगी। तेरे से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, आवेश बढ़ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। जब इसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो प्रायोगिक रूप से उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहेंगे अगर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी लेंगे ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल लिया इसको, ठीक है, दान कर दिया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि बराबर होता है एक गुणे इसका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आवेश भी देखो, ये आवेश भी माइनस में, बताइए कितना कम है। तो ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये तो पता है आपको, देखा जाए तो इसका मान तो 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक कूलम भी नहीं है। क्यों, इसमें ना भाग कितना लगेगा, 10 के पावर 19 से भाग लगेगा। आप समझ सकते हो, इतने से भाग लगाओगे तो कितना कम आएगा। यानी कि तो ऑलरेडी आवेश बहुत कम है, और इतना छोटा सा आवेश जाएगा इस 10 कूलम में से। छोटा सा आवेश अगर चला भी गया तो 10 कूलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रायोगिक रूप से। ध्यान रखें, मैं बार बार प्रायोगिक रूप से, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल, समुद्र का पानी है, समुद्र से आप एक गिलास निकालेंगे ना तो प्रयोग के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अगर प्रयोग करेंगे, समुद्र का पानी को वजन करेंगे तो एक गिलास से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको वजन जितना उतना रहेगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गिलास का पानी कम हुआ जरूर। उसी तरह इसमें भी देखा जाए तो प्रायोगिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने से या उसके अंदर आने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके आवेश पे। परंतु अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, सिद्धांत के रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो उसमें से उस पर एक इलेक्ट्रॉन का धन आवेश जरूर बढ़ा है। ठीक है, चलिए प्रोसेस को हम कर लेते साइड में, फिर इसको लिखते हैं फटाफट। क्यों, हाँ तो ये समझ गया। एक सेकेंड, इसको और साइड करना पड़ेगा मुझे, वो लिखना है, वो बाद में लिखना होगा। ये साइड में क्लियर कर लीजिए, ठीक है, बहुत छोटा हो गया, कर लीजिएगा, समझदार तो नहीं। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे लिखना मुझे क्या था, अभी और लिखते हैं इसको, लिखना है मुझे, इसको फिर से साइड करते हैं। हाँ यहाँ से ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं कि एक कूलम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश होता है, क्योंकि एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए स्थूल एवं बड़े पैमाने पर विद्युत एक काम करें, थोड़ा शॉर्टकट कर दे, इतना नहीं दे, विद्युत आवेशों के उपयोग या व्यवहार ले लीजिए, जैसे लिखा वैसे, व्यवहार करते समय हम क्वांटमीकरण की क्या करते हैं, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया, यही आंसर इसका। ओके, तो ये था कि आप बड़े पैमाने पर
आप किस प्रकार क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर देखा जाए, जैसे हम केवल मात्र 1 कूलम आवेश की बात कर ले, 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए या फिर उसके अंदर आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम वहाँ पे क्वांटमीकरण का उपेक्षा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन से कोई आवेश नहीं घटा, या एक इलेक्ट्रॉन जाने से कोई आवेश नहीं बढ़ा, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो बस ये था आपका 4 नंबर का ये ए नंबर, और 4 का ये बी। तो आपका दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कितना, एक सेकेंड। नेक्स्ट करने से पहले आपको ये बड़ा कर दूं ताकि आप इसे देख पाएं और इसे समझ पाएं, जरूरत ना हो तो कोई बात ना। चलिए आते हैं आप अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए अभी जो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कहते हैं उसको अच्छे समझे। कह रहे हैं जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मकों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश के संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल कह रहे हैं ना कि हम जानते हैं कि जब दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं या फिर उसमें आवेशित करते हैं दोनों को, तो दोनों वस्तु पे आवेश आता है। आपको बताना है कि यह जो परीक्षण है, परीक्षण का मतलब जो प्रयोग करते हैं उसको परीक्षण कहते हैं। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उसको परीक्षण कहते हैं। तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट वह जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, वो आवेश के संरक्षण के नियम की पालना करता है। अब आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बोले ना आवेश के संरक्षण के नियम की पालना करता है। सामंजस्य रखता है मतलब क्या, पालना करता है, किस प्रकार से मैच करता है, समान बातें रखता है, सामंजस्य रखता है। ठीक है जी, तो उस मतलब कह रहे हैं कि ये किस प्रकार सामान्यता रखता है। ठीक है जी, ठीक है। अब सामान्यता दिखाना है हमें किसके साथ, आवेश के संरक्षण के नियम के साथ। तो आपको पता होना चाहिए आवेश का संरक्षण का नियम। नहीं पता है तो हम एक काम करते हैं, एक बार लिख देते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले समझिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं आवेश के संरक्षण का नियम। चलिए तो लिख रहे हैं आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, रक्षण का नियम। समझें, आवेश के संरक्षण के नियम से, संरक्षण के नियम से हम यह समझते हैं कि समझते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उस वस्तु पर आवेश को नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है जी, इसे ही क्या कहते हैं हम, आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं
ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ही जाएगा। हाँ, यहाँ रख देते इसको। चलिए, हाँ चलिए, ये हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं। ये तो भी ये अलग से है ना, ये इसके अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जो मैं बोला उसका आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ तो किस प्रकार जो है आवेश के संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। ये कह रहे हैं पहले क्या करें, कांच लीजिए। हाँ जी, कांच ले लेते हैं फटाफट। तो ये ले लिया हमने कांच, कांच की छड़ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके कांच, कांच का छड़। एक सेकंड, दिख नहीं रहा। कांच की छड़। फिर क्या बोला गया हमसे, कांच की छड़ के बाद बोला गया रेशम ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं रेशम। ठीक, ये रेशम का टुकड़ा, कपड़ा, कुछ भी, रेशम। और इन दोनों को हमें कर देना है आपस में रगड़ना है। रगड़ दिए इस तक। अभी जब रगड़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि इनमें जब हम दो वस्तु को रगड़ते हैं, जब हम किसी दो वस्तु को आपस में ऐसे रगड़ते हैं, तो दोनों के बीच घर्षण होता है। और उस घर्षण के कारण एक दूसरे पर आवेश आ जाता है। अब यहाँ समझते हैं, इनमें जब घर्षण होगा तो किस पे कौन सा आवेश आएगा, समझे। क्या होता है, जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये चीज, तो जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कांच से निकलकर, ध्यान रखेंगे, कांच से निकलकर रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। यानी यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अभी स्थानांतरण किधर कर हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ कांच से रेशम पे। ठीक है, अब इस पे होगा क्या, ये होगा ये कि जब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तो इस पे आएगा धनावेश। क्योंकि किसी भी वस्तु से अगर आवेश निकलता है तो उस पे आता है धनावेश, और अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे आता है ऋणावेश। तो ये हो जाएगा ऋणावेशी। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब इन दोनों को आपस में रखेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएगा, ये हो जाएगा धनावेशी, ये हो जाएगा ऋणावेशी। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ये कांच है हमारा, इस पर कितना धनावेश उत्पन्न हुआ, तो हमें नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो कैसे पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस पे जो है Q आवेश उत्पन्न हुआ, धनात्मक। और जाहिर सी बात है, अब समझिएगा, इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तो इस पे गया होगा। तो जितना निकलेगा इस पे आवेश आएगा, धनावेश। तो जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही तो इस पे गया, यानी कि इस पे भी जो आवेश उत्पन्न होगा वो आवेश इसी के बराबर रहेगा। बस शर्त क्या है कि वो माइनस रहेगा। समझे, जितना इस वस्तु पे आवेश उत्पन्न होगा उतना उस पे होगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया उतना उस पे गया है, इसलिए। आप समझे, बात समझ गया? ठीक है, अब आवेश के संरक्षण के नियम से ध्यान रखें। उसमें एक चीज और छूटा हुआ है, उसको हम अभी कवर कर लेते हैं। आवेश के संरक्षण के नियम से क्या होता है कि जो कुल आवेश है वो, ध्यान रखिएगा, कुल आवेश किसके बराबर होता है, तो भाई जितना धन आवेश है जितना ऋण आवेश है उन दोनों को जोड़ने पर, यानी धनावेश प्लस ऋण आवेश, ये होता है आवेश के संरक्षण का नियम। और जब धनावेश और ऋण आवेश को आपस में ऐड करते हैं तो इनका जो कुल है ना, वो शून्य आता है। कितना आता है? कुल जो है वो शून्य आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका निकालने का तरीका कि धनावेश और ऋण आवेश को जोड़ दीजिए, कुल आवेश निकल जाएगा। आपको अगर कुल आवेश निकालना है तो ये तरीका है। ठीक है जी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, क्या, इसको हम पलट के लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं धनावेश
धनावेश धनावेश धनावेश प्लस ऋणावेश करते हैं। जो हमारा सिद्धांत है वो है संरक्षण का। संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश को जब आप जोड़ते हैं, उनका योगफल करते हैं, तो वो योगफल शून्य आता है। इसी को आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। ध्यान रखें, यह है आपके आवेश के संरक्षण का नियम, और इस संरक्षण के नियम से हमारे पास जो एक सूत्र आता है वो ये वाला है। ठीक है जी, उसको हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि उसका काम यहाँ पे है। ठीक, और ये हो गया आपका आवेश के संरक्षण का नियम। तो आवेश के संरक्षण नियम क्या कहता है? आवेश के संरक्षण नियम ये कहता है कि धनावेश ऋणावेश को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग हो गया। अब हम इसमें बनाते इसको ट्राई करते बनाने का। ठीक, समझे? अगर हमें कुल आवेश निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुल आवेश निकालने, कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए हो गया Q नेट हो गया। सॉल्व करें तो धनावेश कितना है? धनावेश Q प्लस है। ऋणावेश कितना है? इसको हमें ऐड करना है, ऐड हो गया। ऋणावेश कितना है? ऋणावेश माइनस Q है। अब जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आपस में, तो ऐड करने पर प्लस वाला Q माइनस वाले Q को खत्म कर देगा, हो जाएगा शून्य। देखा आपने, नेट आवेश कितना आ गया? शून्य आ गया। नेट आवेश कितना आ गया? शून्य आ गया। नेट आवेश कितना आ गया? शून्य आ गया। अब इसी चीज को हमें अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है जी, ये तो हो गया समझ में कि हाँ भाई, कांच के छड़ पे जितना आवेश था उतना ही इस पे आवेश था, यानी कि अब जो इन दोनों में टोटल आवेश निकाले हैं वो जीरो आ गया है। जीरो का मतलब क्या है? ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है, ना ही आवेश नष्ट हुआ है, जितना था उतना ही है। फंसा गया? तो ये है आपके आवेश का संरक्षण का नियम। अब इसी को हमें लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इसको वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। ये सब केवल समझाने के लिए, ठीक है? लिखने के लिए तो अब लिखेंगे इसका आंसर। अभी तक मैंने आंसर नहीं लिखा, बस आपको समझाया। ठीक है, ये समझाया, ध्यान रखें। ओके, ये आप एग्जांपल के तौर पे कर सकते हैं कि पूरा एग्जांपल के तौर पे था। ये नीचे वाला, ऊपर है इधर। अब इसका आंसर लिखते हैं। तो समझे? अब आंसर कैसे लिखेंगे? हम समझ गए ना कि जब हम कांच चीज को छोड़ रहे थे तो दोनों पे समान आवेश आता है, उनका योगफल फिर शून्य आता, बता देंगे। ठीक, लिखिए यहाँ लिखते हैं, ऊपर बात करिए। जब कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ा जाता है, तो उन दोनों वस्तु पर बराबर एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। विपरीत क्यों? एक पे धनावेश, दूसरे पे ऋणावेश, इसलिए विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। हो गया? उत्पन्न होता है। ठीक है जी। जिनका योगफल जिनका योगफल कितना आता है? धनावेश ऋणावेश का योगफल कितना? शून्य आता है। जिनका योगफल शून्य आता है। ठीक है जी, जिनका योगफल क्या आता है? शून्य आता है। जो आवेश के संरक्षण सिद्धांत को
संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है, यानी यह बताता है कि संरक्षण के नियम सत्य है, क्योंकि दोनों वस्तु पे बराबर आवेश आएगा। अब उनका योगफल करेंगे तो शून्य आएगा। इसका मतलब ना तो कोई आवेश उत्पन्न हुआ है ना ही कोई आवेश नष्ट हुआ है। अब इसको थोड़ा सा करके पढ़ लेते हैं। यानी यानी कांच और रेशम को आपस में रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर न तो आवेश उत्पन्न होता है, न तो कोई आवेश, न तो कोई आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और ना ही कोई आवेश नष्ट होता है, कोई आवेश नष्ट होता है, आवेश नष्ट होता है, नष्ट होता है। बस हो गया, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है जी, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये ध्यान रखें, आंसर केवल इतना ही जो मैंने लिखा है वो आपको केवल समझाया गया। आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना 5 कंप्लीटेड। इसका फटाफट स्क्रीन ले आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास है 4 बिंदु आवेश है QA, QP, QC और QD, जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। तो हमारे पास एक वर्ग है, हम पहले वर्ग बनाते हैं फिर बढ़ते आगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक ABCD वर्ग। क्योंकि A, ये B, ये C और ये D। ठीक, और मैं साथ में आवेश लिखता हूँ। यहाँ पे जो आवेश है उसको मैंने नाम दिया QA, यहाँ पे जो आवेश है उसका नाम दिया हमने QB, यहाँ जो आवेश उसका नाम दिया हमने QC, यहाँ पे जो आवेश उसका नाम दिया QD। ठीक है, 4 आवेश। अब इनके मान लिखते हैं। ठीक है, 1 सेकंड और, फिर कह रहा है हाँ ठीक है। उनके केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश है, उनके केंद्र पर भी एक आवेश है। ठीक है, तो इसके पहले तो भाई इनका विकर्ण बनाते हैं। ठीक, ये इनका केंद्र हो गया। ठीक है, इस पे रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलम का कोई आवेश है QC कर लीजिए, नहीं सिर्फ पे Q कर लीजिए, वो है, इसको कहते हैं हम लोग QO कह देते हैं। ठीक है, QO, हाँ ध्यान रखिए, O केंद्र को O कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ठीक है हो गया आराम से। कह रहे हैं कि इस आवेश पर लगने वाला बल कितना है, हमें बल निकालना है, बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल निकालना है। ठीक है जी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट समझिए,
वो कितना मान है वो लिख दें। देखिए देखिए इस पे जो है ए पर कितना आवेश है, 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। फिर बी भी कितना है, -5 माइक्रो कूलम। सी पर कितना है, सी पर है 2 माइक्रो कूलम। और डी पर कितना है, -5 माइक्रो कूलम, ये आवेश है, ठीक। और ओ पे कितना है, 1 माइक्रो कूलम। इस पे जो आवेश है यहाँ पे वो 1 माइक्रो कूलम, ठीक है जी। अब समझे, ध्यान से समझे कि हमें करना क्या है, कि इस पर कितना बल लग रहा है वो पता करना है। यानी कि जो हमारे बीच में है, बीच वाला जो है ये वाला, इस पे कितना बल लग रहा है हमें पता करना है। सोचिए ये आवेश है, ये भी आवेश है, तो एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, चारों मिलके इस बंदे पे बल लगाएंगे। अब वो बल कितना है वही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। समझ आ गया? ओके चलिए करते हैं। सबसे पहले समझिए, देखिए ये और ये, इनके बीच में कर तो भाई देखो, किसी भी दो आवेश के बीच, जैसे ये आवेश है और बीच वाला भी आवेश है, तो इन दोनों आवेश के बीच अगर बल निकालना है ना, तो इनके बीच की दूरी चाहिए। सबसे पहला काम तो इनको दूरी चाहिए। अब वो दूरी हमें यहाँ पे दी नहीं गई है, तो हम उस दूरी को निकालेंगे। सबसे पहला काम उस दूरी को निकालेंगे। समझे वो दूरी कितना होगा? देखिए जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ना, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर ये वर्ग के विकर्ण है तो भाई ये आपस में एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेंगे, यानी कहने का मतलब इधर वाला भाग इधर वाले भाग के बराबर होगा। फिर दूसरा जो इधर वाला भाग है ये वाला, वो इसके बराबर होगा, इस तरह। समझे बात को? हाँ, तो ये यहाँ से O से लेकर A तक ये वाला भाग, O से लेकर C तक ये दोनों आपस में बराबर, O से लेकर B और O से लेकर D वो दोनों आपस में बराबर, ठीक है। दूरी मिल गई। अब दूरी कितना माने, चलिए हम दूरी को मान लेते हैं। दूरी को ये मानते हैं कि अगर ये वाला दूरी R है, ये दूरी R माना हमने, तो भाई ये वाला इसके R ही हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। हाँ, फिर इधर इस दूरी को अगर हमने बड़ा R माना तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा R है ही नहीं, हमारा दूरी दिया नहीं गया, उसको हमने मान लिया, ठीक है। ओके, अब समझे ध्यान से, ऐसे करते थोड़ा सा आपको अच्छा समझते हैं। ये हो गया आपका बड़ा R, तो ये भी आपका बड़ा R, और ये अगर आपके पास है स्मॉल, तो ये भी स्मॉल R। ओके, दूरी, ये ध्यान रखिए दूरी है। ओके, दूरी निकल गया। अब देखते हैं बल को देखते हैं, बल क्या हो गया। बल को समझे, ये देखिए बीच में कौन सा आवेश है, तो बीच में बोला था उसने 1 माइक्रोकूलम, प्लस में दिया हुआ है, तो ये प्लस में है, ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है। प्लस और प्लस के बीच कैसा बल लगेगा, तो एक प्लस दूसरे प्लस को कभी भी पसंद नहीं करता, इसलिए इसको दूर भगाएगा। यानी ये वाला जो QA है वो इस O पर अपने से दूर बल लगाएगा, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, उससे दूर लगेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लग गया, इसका नाम दिया जाए, ठीक है। तो इस बल का नाम क्या होगा, समझे। इस बल का नाम वैसे हम लोग F लेंगे, वो ज़्यादा ही कुछ हो गया, इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, साइड में करेंगे, बाद में लिखेंगे इसको, ये भी ठीक है। हाँ, तो ये जो बल है इसको हमने किया F नाम दिया, किसके कारण लग रहा है, A के कारण, तो ये A हो गया, ठीक है। अब आइए, इसका तो हो गया, इसका समझिए। अब इसका पहले देखिए, ये 2 माइक्रो है, ये भी 2 माइक्रो, तो इसको पहले करते हैं। ये उस पर कैसे बल लगाएगा, समझिए। ये वाला बीच वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस है, तो क्या करेगा, ये प्लस दोनों प्लस है। अब भाई एक प्लस दूसरे प्लस को पसंद नहीं करते, क्या करेगा, उसको दूर भगाएगा। तो इस पे ये वाला आवेश इस वाले पे अपने से दूर बल लगाएगा, तो ये इधर की तरफ बल लगाएगा अपने से दूर। हाँ, वो बराबर बल होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि आवेश बराबर है और दूरी बराबर है। देखिए ये R है, तो ये वाला भी R ही है, समझ गए, ये R है तो ये भी R है, यानी कि वो बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो बल जो लगेगा वो लगेगा F लगेगा, किसके कारण लगेगा, तो ये C के कारण लगेगा, इसलिए C। अब FA और FC बल हो गया, यानी कि A ने जो बल लगाया वो ये है,
सी जो लगा है वो ये है। समझ गए? ठीक है, अब आइए इधर आते हैं, इधर में चलो देखिए, पहले बी की बात करते हैं। बी माइनस है और बीच में प्लस है, बीच वाला तो प्लस है, तो ये प्लस माइनस। आपको पता है प्लस और माइनस के बीच जो बल लगता है वो होता है आकर्षण, यानी कि एक प्लस दूसरे माइनस को पसंद करता है, या दूसरा एक माइनस किसी प्लस को पसंद करता है, तो ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस पे अपनी दिशा में बल लगाएगा, मतलब इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्लस पे अपनी दिशा में बल लगाएगा। तो इस आवेश पे जो हमारे इस QB के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। ठीक है, ओके। और ये जो बल होगा वो F होगा, किसके कारण, B के कारण। ओके, आप समझिए QD के कारण, QD माइनस है, बीच में प्लस है, माइनस प्लस पे अपनी दिशा में बल लगाता है, तो ये इस पे ऐसे बल लगाएगा, ये होगा F और ये D के कारण। तो कुल मिला के आपके बीच वाले पे कितने बल लग रहे हैं, जो बीच वाला है उस पे कितने बल लग रहे हैं, तो उस पे आपके 4 बल लग रहे हैं, एक FA, FC, FB, FD। अब देखिए इन चारों क्या करना है, चारों बल को निकाल के आपस में जोड़ देना है, हो गया था। FA निकाल लीजिए, FC निकाल लीजिए, इन सबको निकाल के सबको आपस में ऐड कर दीजिए, हो जाएगा खेल करना। ठीक है, समझे? अब आइए करते हैं फिर। तो इसको पहले तो थोड़ा साइड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कर लिया, इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ओके चलिए, अब आइए इधर, दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करते हैं पहला। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ये पता करते हैं कि अच्छा ये जो दूरी लिखा है, दूरी वो ध्यान के लिख लीजिएगा, ये दूरी ध्यान कीजिएगा, ठीक है। अब पहले ये बात लिख दीजिए दूरी के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और थी, भुजा कितनी है हमारी, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भुजा हमारी है 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके चलिए करते हैं फटाफट। हालांकि सब भुजा बराबर ही है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, जब भी हम कोई आंकिक प्रश्न करते हैं तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखना होता है हमें दिया क्या 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 है। तो हम लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि। अब जैसे जैसे प्रश्न में वैसा आप लिख सकते हैं, QA कितना है हमारे पास, QA है 2 माइक्रोकूलोम। पता है माइक्रोकूलोम SI मात्रक नहीं है, तो इसका SI मात्रक लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रो का मान रख देंगे। माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6 ये कूलोम। फिर QB कितना है वो देख लीजिए, QB जो है, QB वो है -5 माइक्रो कूलोम। इसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस रखिए अपना जैसे वैसे, और 10 के पावर -6 ये हो जाएगा। फिर QC कितना है, QC कितना है, QC है वो आपके पास है 2 माइक्रोकूलोम। अब इसे ले सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलोम। फिर QD कितना है, QD जो है वो है -5 माइक्रोकूलोम, यानी -5 गुणे 10 के पावर -6 कूलोम। ठीक है, इतना हो गया, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ठीक है। और क्या भी और है वो देखिए, ठीक है, दिख जाएगा इस पे। चलिए देखिए,
उसके बाद लिखा हुआ है कि वर्ग ABCD, यहाँ पे लिखिए और लिख दीजिए, और ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। हाँ जी, अब आप एक चीज जोड़ ध्यानिएगा कि वर्ग के विकर्ण, एक सेकेंड क्यों मिल रहा है भाई, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए अब जब सब समद्विभाजित करते हैं तो O से लेकर A तक बराबर हो जाएगा O से लेकर C तक। अब ये दोनों बराबर हो जाए किसके, ये दोनों को हमने R मान लिया तो वो हो जाएगा R के, इतना हमने मान लिया। फिर और अब एक विकर्ण तो ये था, दूसरे विकर्ण ये था, तो O से लेकर B बराबर होगा O से लेकर D, और ये बराबर होगा R के, ये भी हो गया, ठीक है। दूरी बराबर हो गई, दूरी में मिल गई, सबकी दूरी मिल गई। अब आते हैं, चलिए अब सबसे पहले आते हैं जो हमें निकालना है उसके बारे में। हाँ जी, OB और OD, ठीक है, O से लेकर B और O से लेकर D बड़ा R है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल R, ठीक है। चलिए करते हैं अब करते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहला, देखिए अब हम तैयार हैं अपने बल को निकालने के लिए। O पे जो बल लगेगा वो निकालेंगे, पहले A के द्वारा निकालेंगे, लिखेंगे। अब डायरेक्ट भी एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा। करते हैं पहले एक एक करके, देखिए लिखेंगे Q A के कारण, Q A मतलब आवेश A के कारण, O पर लगने वाला बल, अब ये जो है बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 गुणे Q2 बटे में R स्क्वायर। याद रखें कभी कभी के के लिए लिखा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए मान रखा जाए सबका, तो ये हो जाएगा, यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, यहीं पे छोड़िए, एक लाइन ड्रॉ लेते हैं, जगह एक उपाय है, कर सकते हैं, एक लाइन एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए अभी हो जाएगा F इजिकल टू K को हम K रहने देते हैं अभी, और Q एक देखिए कितना है, तो Q पहला आवेश, दूसरा आवेश, हम किन के बीच बात कर रहे हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश केंद्र वाला हो गया। तो पहला आवेश कितना है, QA, जो कि मान कितना, उसका मान है 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो कूलम आप नहीं लिखना चाहते तो उसको हटाइए, यहाँ लिख दीजिए सीधा 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। कूलम भी नहीं लिख रहे हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया Q1 का मान, इस वाले का मान हो गया। Q2 ये वाला है केंद्र पे, क्योंकि हम इन दोनों के बीच बल निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच बल लेंगे, इसलिए लिखेंगे। आइए वो कितना है 1
माइक्रो कूलम है तो माइक्रो के लिए ये 6 हो गया बटे में आर स्क्वायर। इन दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है? वो है आर, तो छोटा आर ही तो हो गई है। ठीक है, इतना रखते हैं। उसके बाद ये पहला हो गया, गुणा भी कर लेते हैं, ये बहुत गुणा कर लेते हैं, ठीक रहेगा, बाद में सम्मान रख देंगे। यहाँ पे गुणा भी कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा। एक कम बढ़ गया, कोई बात नहीं। के का के, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 10 के पावर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -12 बटे में आर। ठीक है, चलिए हो गया। तो एक तो निकल गया हम लोग का ये वाला। चलिए तो क्यों ये, हाँ ये जो बल निकला किसके कारण? ए के कारण, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, तो ये हो गया ए के कारण बल हो गया। अब ए इतना बल लगा रहा है, अब निकालते बी के कारण फटाफट। चलिए नेक्स्ट हो गया, फिर आप लिख लीजिएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब क्यू बी के कारण ओ पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। अब ये जो बल होगा वो F होगा, और B पे है इसलिए B हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला वही रहेगा, K इंटू Q1 गुणे Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए, FB, K का K, Q1 कितना है? Q1, अब हम किन दोनों आवेश की बात कर रहे हैं? तो हम B निकाल रहे हैं, B वाला मतलब ये वाला निकाल रहे हैं वाला, तो ये वाला बात कर रहे हैं और इस केंद्र वाला बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो वहाँ पे अब माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस केवल दिशा को बताता है, बल की दिशा को, मान को नहीं। जब हम केवल मान लिखते हैं तो उसमें माइनस नहीं लिया जाता है। हम यहाँ पे केवल मान निकाल रहे हैं, बल का मान निकाल रहे हैं, बल की दिशा नहीं, तो केवल हम मान लेंगे, लेकिन माइनस नहीं लेंगे। चलिए हो जाएगा 5, और माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 हो गया। फिर दूसरा आवेश कितना? दूसरा आवेश ये रहा केंद्र पर 1, इतना, ओके, बटे में आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच आर कितना है? इसके बीच बड़ा आर, हो गया बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे आएगा बाहर के का के, अंदर होगा 5 का 5, 10 के पावर ये हो जाएगा -12, ठीक है। ये हो गया एफ बी हो गया। अब निकालते हैं एफ सी, निकालते हैं, उस पर देखिए कितना है। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, कई को परेशान कर रहे हैं। रो ले लेते हैं। तो अभी निकालें किस पे? क्यू सी पर। तो क्यू सी के कारण ओ पर लगने वाला बल, ओ पर लगने वाला बल, समझे? देखिए हो जाएगा एफ सी, हो जाएगा फॉर्मूला वही रहेगा, के इंटू Q1 गुणे Q2 बटे में आर स्क्वायर। एफ सी का एफ सी, के का के। अब हम बात कर रहे हैं सी और ओ की, इनके बीच दो आवेश है, ये पहला वो दूसरा, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6, और ये हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6 बटे में आर। इन दोनों के बीच आर कितना है?
आर ही है तो कर लेते हैं एफ सी इज इक्वल टू के बाहर अंदर गुना के तो 2 गुने 10 के पावर -12 और बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एफ सी। ठीक है, एक और निकालना है मुझे एफ डी, उसको निकालते हैं। जगह 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 की कमी पड़ रही है तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा सबको अरेंज कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा। चलिए करते हैं फटाफट। डाल सकते तेरे को तो कॉपी नहीं हुआ तो कर देते तेरे को उधारी आराम से। अरे बाबा वो करना पड़ेगा छोटा, एक सेकेंड। जगह बचाना पड़ रहा है, बताइए स्मार्ट बोर्ड होने के बाद भी। ऐसा इसके कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको तो आगे बढ़ाते हैं, बढ़े। हाँ जी, अब निकालते हैं लास्ट वाला, इसको और ऊपर कर लेंगे, जगह तो है हमारे पास। चलो भाई ऊपर चलो। हाँ जी, चलिए थोड़ा समय लग रहा है ना, कोई बात ना, करते हैं। अब निकालते हैं क्यू डी पर क्यू डी का ना, सॉरी क्यू डी के कारण, क्यू डी के कारण ऊपर लगने वाला बल, ऊपर लगने वाला बल वो कितना होगा, एफ डी, फॉर्मूला वही रहेगा के इंटू क्यू वन गुणे क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। अब हम किन दो की बात कर रहे हैं वो समझिए, पहले के का के हम बात करें क्यू वन, अब डी से करें तो ये वन वो टू, तो हो जाएगा माइनस लेना नहीं आपको, 5 गुणे 10 के पावर -6, उसका हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6 बटे में आर, देख लीजिए बड़ा आर हो गया। एफ डी निकालिए, एफ डी हो गया, के हो गया यहाँ पे, और इनका गुना 5 हो गया और 10 के पावर -12 हो गया बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आइए, चारों निकल चुका है, चारों बन चुका है, ये देखिए यहाँ पे एफ ए, एफ बी, एफ सी और ये एफ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे चारों बल निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, कुल बल निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग कुल बल। अब यहाँ से लिखेंगे कुल बल, कुल बल। जब कुल बल निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा, टोटल, यानी कि एफ ए प्लस करना पड़ेगा एफ बी, प्लस करना पड़ेगा एफ सी और प्लस करना पड़ेगा एफ डी। अब कुल बल कहाँ का, ओ पे लगने वाला कुल बल। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए बल को तो एफ कहेंगे, कुल को हम लोग नेट कहेंगे। आगे बढ़े, एफ ए कितना है यहाँ पे, के इंटू वो है 2 गुणे 10 के पावर -12 बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एफ ए हुआ तो एफ ए यहाँ पे था, और इसके बाद हम क्या लिखने वाले, एफ बी। पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि एफ ए, ठीक है एफ ए, एक सेकेंड और मैं बता दूं, ऊपर बता दूं आपको। देखिए एक, अगर ए को हम प्लस ले रहे हैं ना तो सी जो है इसकी विपरीत दिशा में है, अगर ए प्लस है तो सी इसकी उल्टी दिशा में है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो उसके बाद दूसरी चीज इसमें आइए कि अगर बी को प्लस ले रहे हैं, बी को प्लस ले रहे हैं, बी को प्लस ले रहे हैं, ये वाला बल प्लस ले रहे हैं तो इधर वाला बल माइनस हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब लिखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, तो बी वाला, बी पर देखिए, बी, ये बी हम इसको प्लस लिए हैं, कितना है उसका मान बी वाले का, बी वाला प्लस में लिखिए, बी वाला प्लस में ये रहा, वो है के क्यू, सॉरी 5 है, 5 गुणे 10 के पावर -12 बटे में दूरी, बी की दूरी वो आप देख सकते हैं, यहाँ की तो है
ओ यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, दूरी कहाँ गई इसका, इसमें जो दूरी थी देखिए, यहाँ पे दूरी आर स्क्वायर है, यहाँ पे दूरी कितना होगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, अब आए किसकी, सी की बारी, सी की, सी वाला कौन सा है, ये सी वाला है, और माइनस में लेंगे क्यों, दिशा विपरीत है, तो कहाँ है वो सी वाला, ये रहा, तो ये हो गया माइनस ले लेंगे पहली, माइनस ले लेंगे, सी के लिए माइनस क्यों ले लें, सी के लिए माइनस क्यों ले लें, क्योंकि देखिए ए प्लस में है तो सी माइनस में होगा, आइए वो है के इंटू 2 गुणे 10 के पावर -12 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगला है किसकी, डी के बारे में, ये डी है, डी यहाँ माइनस में, डी माइनस में है इसलिए डी वाला माइनस में लेंगे, माइनस में के इंटू 5 गुणे 10 के पावर -12 बटे में आर का स्क्वायर। देखिए अब आराम समझे, एक यहाँ पे एक प्लस में पूरा और यहाँ पे माइनस में, सेम सेम है, खत्म हो गया, प्लस माइनस सेम सेम है, पूरा खत्म हो गया, यानी कि एफ नेट जो आया वो आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र पे जो हमारा बल लग रहा है वो शून्य लग रहा है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा कहीं पे, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, अतः केंद्र O पर लगने वाला बल, लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल शून्य होता है, शून्य है, यही इसका आंसर है। अब समझे, ये तो हो गया पूरा डेरिवेशन के साथ कंप्लीट किया इसको। आप चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर, इतना ज्यादा समय लगता भी नहीं, 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाता है। कैसे समझे, देखिए आवेश बराबर है, इनके बीच की दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, एक बल लग रहा है इधर और एक बल लग रहा है उधर, मतलब इस O को एक आदमी जितने ताकत से इधर खींच रहा है उतनी ताकत से एक आदमी उधर खींच रहा है, तो इस पे जो बल लगेगा O पे, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, दोनों बल बराबर है, इसलिए ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। अब इन दोनों के कांत हो गया 0। ठीक है, फिर ये वाला लगा रहा है उधर, जितना बल उधर लगा रहा है उतना ही बल नीचे लग जा रहा है, क्यों, यहाँ फिर से आवेश बराबर है, ये आवेश बराबर है, तो जितना बल इधर लगाएगा उतना ही बल इधर लगाएगा, क्योंकि आवेश बराबर है। अब आवेश बराबर है तो उधर बराबर बल, इधर भी बराबर बल। अब ये दोनों की दिशा विपरीत है, जितना उधर लगा उतना इधर लग गया, इस पे कोई बल नहीं लगा, इनके लिए भी 0, यानी कि इन दोनों के लिए भी 0, इन दोनों में 0, टोटल भी 0। यानी कि समझ सकते हैं आप कि उल्ट, अगर विपरीत दिशा में बराबर बल लगे, विपरीत दिशा में बराबर लगे तो उनका शून्य होता है, विपरीत दिशा में बराबर बल लगेगा तो उनका शून्य होगा, अर्थात केंद्र पे कितना आ जाएगा, शून्य। ऐसे ही देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट देखेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया, तो ये था इसका आंसर डायरेक्टली। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक हमने देखा प्रश्न नंबर 6 तक, और फिर देखेंगे अगले वीडियो में आगे का प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।